रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। Recording in pro. सबको मेरा नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। आज का जो विषय रखा गया है वह मिला जुला है। इसमें समाज में हिंसा, सुरक्षा और न्याय, इसके अलावे समाज व्यवस्था, ये 3 टॉपिक से है। और जो कोटेशन इसमें हमने शामिल किया है वो है 5283, 5291, 5273, 5274 और 5276। जिनके पास पुस्तक है वो एक बार मैच कर लेंगे। जो मैं पहला जो टॉपिक जो मैं बोलने जा रहा हूं वो है, क्या भारतीय राज्य सामाजिक हिंसा रोकने में विफल रही है। यहाँ पे बात आती है सामाजिक हिंसा की। सामाजिक हिंसा जो है ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। ये जो सामाजिक हिंसा हमारे समाज को दिन रात खोखला कर रही है। सामाजिक हिंसा से तात्पर्य ऐसी हिंसा है जो सामाजिक मुद्दों से संबंधित है। यह जो राज्य विफल रहा है, इसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण कानूनी है कि जिसमें अपराधियों को संदेह का लाभ मिल जाता है। अपराधी के अपराध को साबित करने की जिम्मेदारी होती है पुलिस पे, और पुलिस ऐसा नहीं कर पाती। और हमारी न्यायपालिका का ये सिद्धांत है कि भले 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इसी से ये समस्या आ रही है। जो दूसरी समस्या है जो पुस्तक में कही गई है, और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि आजादी के बाद गांधीवाद के सिद्धांत को अपनाया गया, और इसी वजह से जो गांधीवाद का सिद्धांत है वो राज्य को कठोर होने से रोकता है। इसी कारण हिंसा अब तक जो चाहिए, जो आवश्यकता है, वह राज्य नहीं रोक पाया। जैसे कि कोई बीमारी होती है और जो उसके टक्कर की दवा नहीं मिलती, उपयुक्त दवा नहीं मिलती, तो जो विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे हाल है। राज्य जब उसको कठोरता से नहीं कुचलता है तो ये अपराधी तत्व और भी हिंसक और खतरनाक हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि राज्य को रोकने का प्रयत्न कर रही है,
की हिंसा का विस्तार कर रही है। कभी कभी ऐसा भी लगता है, न्यायपालिका का हाल देखकर, राज्य का हाल देखकर। अब हम जो दूसरा है, व्यवस्था का चरित्र पर प्रभाव, यह जो कोटेशन है, यह है 5283 का। आम तौर पे हर कोई बोलता है कि व्यक्ति को चरित्रवान होना चाहिए। जब व्यक्ति चरित्रवान होगा तो समाज अपने आप अच्छा हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। इस संस्था में आने से पहले हम भी यही बात कहते थे और सोचते थे, लेकिन जब मैंने इस संस्था में आने के बाद इस पर विचार किया तो मुझे भी लगा कि नहीं, चरित्र का निर्माण व्यवस्था सही होता है। कोई व्यक्ति अगर चरित्रवान है लेकिन व्यवस्था अगर गलत है तो व्यवस्था उस व्यक्ति को बाहर कर देगी। या तो वो व्यक्ति छोड़ देगा या व्यवस्था उसको भगा देगी। तब बात आती है कि इसका उपाय क्या है। इसका उपाय है कि हम अपनी व्यवस्था को ऐसा बनाएं कि लोग अपना आचरण ऐसा करें। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आजादी के बाद जो जो व्यवस्था का निर्माण हुआ, जो न्यायपालिका व्यवस्था का, कार्यपालिका या जो बाकी व्यवस्था रही, उसी ने हमारे चारित्रिक पतन को बढ़ाया। उदाहरण के लिए अब देखिए, टैक्स व्यवस्था है। अब सरकार इतना टैक्स लगाती है तो लोग टैक्स की चोरी करते हैं। अगर सरकार कम टैक्स लगाए, हिसाब से टैक्स लगाए, तो हो सकता है कि लोग टैक्स चोरी ना करें। इस तरह से जो व्यवस्था है वो चित्र का निर्माण करती है। जो तीसरा कोटेशन है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो मार्ग। पहला तानाशाही और दूसरा लोक स्वराज। यह जो बात कही गई है कि व्यवस्था बनाने के लिए जो है या लोक स्वराज चाहिए या चाहिए तानाशाही। इसमें एक बात हमें कहनी है कि तानाशाही व्यवस्था में व्यवस्था अच्छी रहती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां पे अधिकारों का हनन होता है। तानाशाही में व्यवस्था कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जो आपके मौलिक अधिकार हैं, जो आपके सामाजिक अधिकार हैं, उनका गला घोंट दिया जाता है। और एक दूसरी व्यवस्था है लोक स्वराज। जो लोक स्वराज की व्यवस्था है उसमें हर चीज अच्छा रहता है। इसमें जनता की भागीदारी रहती है, लेकिन इसकी भी एक समस्या है कि ये उतनी मजबूती के साथ है शासन नहीं कर पाता। यहाँ भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ भी अव्यवस्था रहती है। तो इस तरह से देखा जाए तो, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि लोक स्वराज का जो मार्ग है वो अधिक अच्छा है। वो लोकतांत्रिक है, जनतांत्रिक है, मानवीय है।
और इसमें व्यक्ति के मौलिक और प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा होती है। इसलिए ये जो उपाय है, ये जो रास्ता है, ये श्रेष्ठ है। जो चौथा जो है, समाज के समक्ष तीन प्रकार की स्थितियां, समाज के समक्ष जो हैं तीन प्रकार की स्थितियां होती हैं। यह है कोटेशन संख्या 5276। जो पहला है तंत्र आश्रित व्यवस्था, दूसरा है तंत्र मुक्त समाज व्यवस्था, और तीसरा है तंत्र रहित समाज व्यवस्था। यह जो तीन व्यवस्थाएं हैं, यह समाज की व्यवस्था ऐसे ही रहती है। इसमें जो वर्तमान समय में जो व्यवस्था चल रही है, वह तंत्र आश्रित है। जो अभी हम भारतीय व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें हम रह रहे हैं, वह तंत्र आश्रित व्यवस्था है, जो कि आदर्श स्थिति नहीं है। इसमें बदलाव चाहिए और इसे तंत्र मुक्त होना चाहिए। मैं इसे ऐसे समझाता हूं कि जो हमारी व्यवस्था है, उस पर तंत्र का पूरा प्रभाव है। जो हमारा कानून व्यवस्था है, जो हमारा राज्य व्यवस्था है, उसका हमारे सामाजिक नियमों में, हमारी परंपराओं में, प्रथाओं में हस्तक्षेप अच्छा खासा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा व्यवस्था है वो आदर्श नहीं है। इसीलिए हमें तंत्र मुक्त समाज व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जो पांचवा है, क्या वर्तमान समय में जो समाज सेवा है, क्या उसको सम्मान प्राप्त है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। हमने जब इस कोटेशन को रखा चर्चा के लिए, तो मैंने सोचा इस पे विचार होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो समाज सेवा है, जो एक्टिविज्म है, ये अच्छा नहीं माना जाता। धारणा ये बन गई है कि जो व्यक्ति समाज के लिए सोचता है, जो समाज सेवा का कार्य करता है, वह व्यक्ति किसी काम का नहीं होता, उसे किसी मेहनत का काम अच्छा नहीं लगता, वो बस अपने ही ऐसे ही रहते हैं। ये एक आम धारणा बन चुकी है। हमें याद है, हम देहरादून में हम काम करते थे, हम भी एक संस्था से जुड़े थे। तो जो मेरे मकान मालिक थे, वो कहते थे कि अरे क्या इस तरह के बातों में तुम पड़े हुए हो, अपना काम काज देखो। तो ये जो मान्यता है, जो विश्वास है, इसके लिए जिम्मेदार ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने समाज सेवा के नाम पर अपना घर भरा, अपनी जो स्वार्थ है उसको सिद्ध किया। एक कारण और मैं मानता हूं, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, वह इतनी स्वार्थी है, आत्म केंद्रित है, या उसमें राष्ट्रीयता अभाव है कि
अब व्यक्ति समाज के बारे में, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में विचार ही नहीं करता। इसका एक दूसरा कारण ये भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो समाज सेवक हुए, उन्होंने भी इसे बदनाम किया। और जो हमारी व्यवस्था रही, शिक्षा व्यवस्था या जो राजनीति रही, उसने इसे बदनाम किया, या जो समाज सेवा का जो भावना है उसको हतोत्साहित किया। ये था आज का विषय परिचय, इसे मैंने आपके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। आप सबका धन्यवाद। जी, बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा विषय को रख देता हूँ। जो एक कोटेशन हमारा कहता है कि समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के दो मार्ग हैं, तानाशाही और लोकतंत्र। तो हम चार शब्दों को सुनते हैं। तानाशाही में सुव्यवस्था और कुव्यवस्था दोनों हो सकती है, वो तानाशाह पर निर्भर करता है। लोकतंत्र में हमेशा अव्यवस्था रहती है, और लोक स्वराज्य में स्वव्यवस्था है। जहाँ स्वव्यवस्था होगी, वहां पर सुव्यवस्था भी हो जाती है, अर्थात स्वशासन में सुराज्य भी आ जाता है। लेकिन जहाँ तानाशाही होगी, उसकी दिशा कुव्यवस्था की तरफ जाएगी या सुव्यवस्था की तरफ, ये कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यह तानाशाह की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। हम देखते हैं चीन में भी अप्रत्यक्ष रूप से तानाशाही है, रूस में भी आप तानाशाही मान लीजिए। कहने के लिए ही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था या चुनाव प्रणाली जो बनी हुई है, वो निश्चित है उनका पिछले 25-30 वर्षों से कौन चुन करके आ रहा है, वही आप देखते हैं। तो इनके विपरीत आप अगर उत्तर कोरिया में चले जाएंगे, वहां की व्यवस्था बिल्कुल अलग दिखाई देती है। इसी तानाशाही में चीन जो है वो बहुत अधिक आगे बढ़ गया, और इसी तानाशाही में रूस को देखेंगे आप, तो रूस जो है वो युद्ध में चला गया। इसी तानाशाही में आप देखेंगे तो उत्तर कोरिया में नागरिकों के ऊपर बहुत अधिक प्रतिबंध हैं, लेकिन उसी तानाशाही में उसने जो है परमाणु परीक्षण कर लिए। उसी तानाशाही में उसने जो है हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाना शुरू कर दी, कम से कम सुपरसोनिक मिसाइलें तो बना ही ली हैं। तो उसने ये नहीं देखा कि देश का कितना नुकसान हो रहा है या क्या कितना फायदा हो रहा है। सुरक्षा को महत्व दिया तानाशाह ने, और तमाम तरह के प्रतिबंध लगने के बाद भी वो लोग जो है लगातार परीक्षण पे परीक्षण करते रहे। भले ही प्रतिबंध लगते रहे, दुनिया से आयात निर्यात हो या ना हो, लेकिन उन्होंने जो है अपने हथियारों को प्राथमिकता दी। तो तानाशाह की जो प्रवृत्ति है वो किसी भी दिशा में जा सकती है, सब कुछ उसके हाथ में ही है। जब लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र से ही समझ में आता है, एक तरह से अनस्टेबल हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, जहाँ अस्थिरता है। सबसे खराब बात लोकतंत्र की ये है कि लोकतंत्र अगर अधिक लंबे समय तक रह गया, तो फिर ये तानाशाही की तरफ मुड़ जाता है। इसके दो ही मार्ग हैं, या तो लोक स्वराज्य की तरफ बढ़ेगा या तो तानाशाही की तरफ। अगर लोक स्वराज्य की तरफ नहीं बढ़ने का प्रयास नहीं किया गया, तो जाहिर सी बात है लोग अव्यवस्था की जगह तानाशाही का चुनाव कर लेंगे। तो इसीलिए ये एक ऐसा पेंडुलम है जो बीच में लटका हुआ है और किसी भी दिशा में जा सकता है। लेकिन लोक स्वराज्य की दिशा में ले जाने के लिए इसे अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, और तानाशाही की दिशा में ले जाने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग लंबे समय तक लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाकर रखिए,
अपने आप जो लोग हैं वो तानाशाही को ही विकल्प मान लेंगे या उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर एक खतरनाक स्थिति दिखाई देती है लोकतंत्र में कि जितने लंबे समय तक रहेगा और जितना अधिक खिंचेगा उतना अधिक तानाशाही की तरफ झुकने की संभावना है। इसीलिए इसे सही समय पर अगर लोक स्वराज्य की तरफ मोड़ दिया जाए तो ठीक रहेगा। एक जो कहता है कोटेशन की समाज सेवा पूरी तरह निस्वार्थ होने से राजनीति या व्यवसाय की अपेक्षा अधिक सम्मान प्राप्त था। तो देखिए इसमें कोटेशन में आगे ये भी कहा गया है, जब अंग्रेजों ने भारतीय व्यवस्था में प्रवेश किया तो एक तरह से जब अंग्रेज आए तो उन्होंने जो है समाज सेवा का भी व्यवसायीकरण शुरू कर दिया। और जब समाज सेवा का व्यवसायीकरण हो गया तो उसके वर्तमान परिणाम हम लोग देख ही रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से समाज सेवा को वर्तमान में खराब ही माना जाता है या बहुत हेय दृष्टिकोण से देखा जाता है। समाज सेवा को आज भी सम्मान प्राप्त है, लेकिन उस तरह से प्राप्त नहीं है जिस तरह से पहले प्राप्त था। क्योंकि अभी जो लोग हैं वो टैक्स बचाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी ही संस्था खोल लेती हैं। वो उनके ही अपने ट्रस्ट बने हुए रहते हैं और जो टैक्स का पैसा जाता है वो टैक्स का पैसा वो वहां पर शो कर देते हैं। उनसे जो है उनको टैक्स में रिबेट भी मिल जाती है। मुझे लगता है कि यहाँ ये भी देखने की बात है कि लोग जो है सरकार की तुलना में मंदिरों में अधिक विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, ट्रस्ट में अधिक विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। वो सरकार को नहीं देना चाहते हैं क्योंकि सरकार में भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ जाता है। उसकी अपेक्षा कोई कोई व्यक्ति जो है वह मंदिर में देना अधिक पसंद करता है या किसी ट्रस्ट में दे देना अधिक पसंद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ कुछ ना कुछ तो समाज के लिए काम होगा ही। बाकी जो है अगर राजनीतिक व्यवस्था के पास चला गया तो वहां घूम फिर करके वहीं सब खत्म हो जाता है। तो अभी भी लोगों का समाज सेवा पर जो है वो काफी आप देखेंगे तो विश्वास है। हाँ, तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो जरूर घटा होगा, क्योंकि पहले सेवा का काम पूरी तरह से निस्वार्थी होता था। अब सेवा का काम अगर टैक्स बचाने के लिए हो रहा है या 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का बनाने के लिए हो रहा है तो वहां पर तो जाहिर सी बात है कि लोग जो है सेवा का व्यवसायीकरण होगा तो उसका सम्मान घटना ही है। तो ऐसा नहीं देखता हूँ कि बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। आप आज भी आप कहीं देखेंगे लंगर चलाने वाले लोग हैं या कुछ लोग सामाजिक कार्य के चंदा मांगने आते हैं तो लोग बहुत अधिकांशतः लोग मिलेंगे ऐसे जो दे देंगे और बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो सहयोग नहीं करते हैं। तो एक भाव बना हुआ है, लेकिन फिर भी प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा होता है। एक जो कोटेशन है, समाज के समक्ष 3 स्थितियां हैं, तंत्र आश्रित समाज, तंत्र मुक्त समाज, तंत्र रहित समाज। मुझे लगता है कि स्पष्ट ही है। तंत्र मुक्त समाज की आवश्यकता है, तंत्र आश्रित का अर्थ गुलामी हो गई और तंत्र रहित समाज का अर्थ सीधे सीधे अव्यवस्था हो गया। तो हमें न तो अव्यवस्था चाहिए न गुलामी चाहिए। हमें ऐसा समाज चाहिए जो तंत्र मुक्त हो, अर्थात तंत्र की आवश्यकता भी है। और मुनि जी ने कहीं कोटेशन में लिखा है राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो वही कह सकते हैं, आवश्यक भी है और बुराई भी है, दोनों पक्ष है, लेकिन आवश्यक है तो उसके बिना काम भी नहीं चल सकता, क्योंकि सुरक्षा और न्याय ये दो तो व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए। इसलिए तंत्र का निर्माण, राज्य का निर्माण हमें करना ही पड़ेगा। और जब हम करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ दुष्परिणाम आएंगे ही। हो सकता है कि वह समाज को कब्जा करने का या अपने अधीन करने का, नियंत्रित करने का प्रयास करेगा ही। इसीलिए एक बाउंड्री लाइन खींचने की आवश्यकता है जहां तंत्र अपनी सीमाएं निश्चित कर सके या फिर जो समाज है उस तंत्र को अपने ऊपर हावी ना होने दे। एक जो चरित्र पतन की बात है, चरित्र पतन अगर समाज के हाथ में छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि काफी हद तक संभव है चरित्र पतन रुक जाएगा। अभी पंजाब की ही एक घटना है, किसी अभिनेत्री के ऊपर किसी व्यक्ति ने कमेंट कर दिया था कि उसे मार देंगे क्योंकि वो अश्लीलता फैला रही है। तो इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं, मुझे लगता है कि अगर परिवार सभा, ग्राम सभा और समाज को हम संवैधानिक अधिकार दे देते हैं तो ये सारे चीजें जो हैं ये अपने आप सुलझ सकती हैं, समाज इन्हें टैकल कर सकता है बड़ी ही इजीली। एक जो और कोटेशन है जो कहता है कि समाज में जो है न्याय के प्रति सामाजिक हिंसा पर अधिक विश्वास बढ़ रहा है। उसका कारण तो हम लोगों ने अभी पिछले कुछ दिनों में कई बार चर्चा की है। भारत पर जो विदेशी प्रभाव है, इस्लामिक प्रभाव है, इस्लामिक प्रभाव ही सामाजिक हिंसा को वृद्धि करता है।
भोजन में भी संभव है, बहुत सारी चीजों में संभव है। वह भी हमारी प्रवृत्ति को हिंसात्मक बनाती है, हमारी जीवन शैली है, हमारी परिवार व्यवस्था है। लेकिन एक तरफ एक मुख्य व्यवस्था यह भी है कि जिसे हमने सुरक्षा और न्याय के लिए जो है नियुक्त किया है, यदि वह, अगर हमें सुरक्षा और न्याय नहीं जो है प्रोवाइड करा पा रहा है, या फिर समय पे नहीं मिल पा रहा है, 10 वर्ष 20 वर्ष लग जा रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति भी हो, उसका भी धैर्य जवाब दे देगा, और फिर वह कानून और न्याय व्यवस्था पर विश्वास न करके स्वयं हिंसा में विश्वास करेगा। हमने कई सारी मॉब लिंचिंग की भी घटनाएं देखी हैं। यह नागालैंड में जो हुआ कि एक अपराधी को जेल से खींच करके लोगों ने जेल से निकाल करके मार दिया, एक रेपिस्ट को। कारण क्या है? उन्हें पता है कि ये न्यायालय में जाएंगे, उसके बाद केस लड़ते रहेंगे, कितने वर्षों में निर्णय आएगा कि नहीं आएगा, उसके बाद लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास याचिका चली जाएगी, फिर पुनर्विचार याचिका चली जाती है। इतनी लंबी और इतनी लेंथी अगर प्रोसेस आप रखेंगे तो समाज का राज्य के प्रति जो है विश्वास भी घटेगा। और मैंने पहले भी कहा है कि समाज का राज्य के प्रति यदि विश्वास घटता है तो ये घातक स्थिति है। तो वास्तव में भारत में जो सामाजिक हिंसा बढ़ रही है, यह लोकतंत्र को भी अस्थिर कर सकता है। इसीलिए राज्य अपना ठीक से कार्य करे तो ये व्यवस्थाएं ठीक हो सकती हैं। और इसका एकमात्र तरीका है, राज्य अनावश्यक कार्यों को छोड़ दे। जो मुख्य कार्य है, जो हमने 5 आपराधिक कार्य कहे हैं, राज्य उनको ध्यान दे। और आपराधिक कार्यों पर जो 11 बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई थी, उसमें यही मुख्य 5 कार्य थे। बाकी वेश्यावृत्ति रोकना हो, जुआ रोकना हो, ये हेलमेट पहनाना हो, बहुत सारे काम है जिसमें राज्य हस्तक्षेप कम कर दे, या दहेज के मामले हो, बाल विवाह के मामले हो, विधवा विवाह के मामले हो, इन सब में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है परिवार व्यवस्था में। राज्य यहाँ भी ठीक कर सकता है। तो यहाँ पर भी सही हो सकता है। राज्य की नीयत खराब है कि सब कुछ अपने नियंत्रण में करना चाहता है। समाज के नियंत्रण में कुछ आएगा तो स्थिति सुधरेगी। जी धन्यवाद। बाकी के साथी जो है वो इस विषय पर अपनी बात रख सकते हैं। कोई भी साथी अपना बात रखिए। विपिन जी, आचार्य जी, वैद्यराज जी, श्रीकांत जी, पवन जी, माता प्रसाद जी, मनोज जी, कोई भी शुरू कर। राजेश प्रजापति जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। जी भैया, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम। बात तो इतना स्टैंडर्ड का हो रहा है कि उस ढंग से अभी उतना मैं बोल पाऊं या ये समझ सामर्थ्यता नहीं है, फिर भी कुछ बोलता हूं। मुझे लगता है कि समाज में एक अच्छा, मतलब समाज में ठीक समाज को रखने के लिए, चरित्र को लोगों का ठीक रखने के लिए एक अच्छी व्यवस्था का जरूरत है। जैसे आप बोले कि लोकतंत्र में लोकतंत्र में अव्यवस्था होती है, तानाशाही में कुव्यवस्था या सुव्यवस्था हो सकती है। ठीक है, मान रहा हूं। लेकिन लोक स्वराज्य में भी मेरे को लगता है कि यदि व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था या नियम कानून ठीक ठाक न बना रहे, तो क्या लोक स्वराज्य में भी एक खराब व्यवस्था हो सकती है। ऐसे स्व व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था है। लेकिन कहीं कहीं देखता हूँ, जैसे गांव सब में भी अभी भी है कि नासमझी के कारण बहुत सारे लोग एकजुट हो जाएंगे और किसी एक को दबाने लग जाएंगे। सब जगह नहीं होता है, कहीं कुछ आधार पर। तो स्वराज में, स्वशासन में, स्वराज में अव्यवस्था का भी चांस रहता है, लेकिन बहुत कम चांस रहता है। तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन यदि व्यवस्था अच्छी रहेगी तभी समाज अच्छा बनेगा। और बस इतना ही कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी बंधुओं को प्रणाम। नमस्कार साथियों। आज का विषय बहुत ही जटिल है, पर बहुत आवश्यक है। समाज सेवा वो सम्माननीय है या नहीं है, तो इस पर लोगों के अलग अलग मत हैं। लेकिन समग्र मत जो हम समाज में देखते हैं, जो समाज की सेवा निस्वार्थ भाव से करता है, समाज निश्चित रूप से उनके प्रति उपकारी होता है, उनका ऋणी हमेशा के लिए रहता है और मानता भी है। तो समाज सेवा, लेकिन
कुछ स्वार्थी तत्वों ने इस सेवा को अपने स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लिया है, वो चीज गलत है। और वहीं लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। एक बिंदु है, समाज के समक्ष 3 प्रकार की स्थितियां हैं। तो समाज के सामने 3 प्रकार की व्यवस्था ही है। त्रिस्तरीय व्यवस्था है। अब उसमें व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है तो वो व्यवस्था अपनी, क्योंकि तंत्र हमेशा समाज के नीचे रहा है। कोई भी व्यवस्थाएं जितनी भी हैं वो समाज के नीचे हैं, क्योंकि व्यवस्था होती है एक भूभाग की सीमा के अंतर्गत, और समाज भूभाग की सीमाओं को नहीं मानता है। तो समाज का ताना बाना अलग प्रकार का है और राज्य का ताना बाना अलग प्रकार का है। अब जब व्यवस्था समाज की 2 प्रकार की 2 मार्ग दिखाए गए हैं, तानाशाही और लोक सुराज, तो व्यक्ति पर ही निर्भर, व्यक्ति की मानसिकता चाहे लोक सुराज हो और चाहे तानाशाही हो, व्यवस्था का अच्छा होना, व्यवस्थित होना और अव्यवस्था होना या कुव्यवस्था होना, ये व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की खुद की मानसिकता कैसी है। अगर व्यक्ति स्वार्थी है, केवल अपने हित को, जैसा कि लोकतंत्र में आज हमें देखने को मिलता है कि सरकार ने, जैसा कि ब्रजेश जी ने भी बताया, कि इतने सारे टैक्स लगा दिए हैं कि व्यक्ति भ्रष्टाचार की तरफ और चोरी की तरफ ऑटोमेटिक बढ़ गया है, क्योंकि टैक्स इतने हैं कि वो प्रत्यक्ष कर भी दे रहा है, प्रत्यक्ष के अलावा जितने प्रत्यक्ष कर दे रहा है उससे कहीं अधिक वो अप्रत्यक्ष कर दे रहा है। तो वही जो साधारण व्यक्ति है वो तो समृद्ध होने का सवाल ही नहीं है, वो तो गरीब तो और गरीब होता चला जाएगा, क्योंकि गरीब पर टैक्स नहीं लगना चाहिए लेकिन गरीब और ज्यादा टैक्स ले रहा है, क्योंकि हर उपभोग की जाने वाली वस्तु पर टैक्स लगा रखा है सरकार ने। तो ये केवल हमारे समाज का नेतृत्व करने वाले हैं उनकी मानसिकता पर निर्भर करता है। और यही व्यवस्था, जब व्यवस्था ठीक नहीं होती है, क्योंकि व्यवस्था व्यक्ति पर निर्भर करती है और व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो धूर्त है, धूर्त किस्म का है, तो व्यवस्था भी धूर्त किस्म की होगी, स्वार्थी व्यवस्था होगी, तो उसका चरित्र पर तो क्योंकि प्रभाव पड़ता ही पड़ता है व्यवस्था का, क्योंकि व्यक्ति का निर्वहन व्यवस्था के अंतर्गत होता है, जीवन यापन उसे एक व्यवस्था के अंतर्गत करना होता है। अब जो भारतीय समाज है उसमें हिंसा, समाज में तो हिंसा, क्योंकि एक सीमा के अंदर आप रोक सकते हैं, राज्यों की सीमाएं हैं, एक राज्य से व्यक्ति कुछ अपराध करता है दूसरे राज्य में निकल जाता है, या व्यवस्था से असंतुष्ट होता है व्यक्ति तो फिर उसके लिए वो बगावत करता है, बागी हो जाता है। तो यहाँ भी व्यवस्था अव्यवस्था में फैल जाती है और हिंसा रोकने में समाज, हमारा जो शासन है वो असमर्थ रहता है। तो समाज की जो परिसीमाएं हैं वो अलग हैं और राज्य की परिसीमाएं अलग हैं राज्य के साथ। अब इसमें व्यवस्था में भी जो 2 प्रकार की व्यवस्थाएं मेरे समझ में आती हैं, एक तो देश की हमारी परिसीमाओं की भौगोलिक परिसीमाओं के अंतर्गत व्यवस्था और दूसरी वैश्विक व्यवस्था। जरूरी नहीं है कि हमारी व्यवस्थाएं हो और वो वैश्विक व्यवस्था के आधार पर खरी नहीं उतरती हों, उनके वैश्विक स्वार्थी धूर्त लोगों के हित में न हो, तो भी वैश्विक शक्तियां जो है वो हमारी व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करती ही हैं। इसका एक उदाहरण आता है, ईरान का जब शासन मुसद्दिकी शासक थे, ईरान के बड़े बड़े अच्छे व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे, समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और अपने देश के लिए उन्होंने जब तेल के लिए काम किया कि तेल की हम अपने प्रस्ताव लाए अपनी संसद में, तो संसद ने भारी बहुमत से तेल का राष्ट्रीयकरण करने के लिए समर्थन कर दिया।
तो यही अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारे का सारा उस मुसद्दिकी के पीछे लग गया और पुरजोर अपना सब कुछ झोंक दिया मुसोलिनी को हटाने के लिए। और आखिरकार ईरान की व्यवस्था को ध्वस्त, नहीं तो ईरान बहुत अच्छा लोकतंत्र होता आज की डेट में, आदर्श स्थिति होती वहां, लेकिन नहीं, ब्रिटेन अमेरिका ने मिलकर के उसकी सारी व्यवस्थाएं सुहा कर दी। तो ये वैश्विक लोग आज भारत के साथ भी वही स्थिति है। अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य जो शक्तियां हैं वो भी आज भारत के साथ भी वही चीज अपनाने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि मोदी जी अच्छे शासक हैं। भारत को आत्मनिर्भर और भारत को एक क्योंकि भारत की जो जीवन दर्शन है, जीवन की पद्धति है, कला है जीवन को जीने की, वो बहुत ही आदर्श है। क्योंकि हमारा जितना भी पुराना साहित्य है, उस साहित्य में पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है, विश्व के हित के लिए सोचा जाता है। केवल अपनी माने समाज हित सोचना भारतीयों का मूल मंत्र है। सर्वे भवन्तु सुखना, तो सभी सुखी हों ऐसा केवल भारत सोचता है। बाद बाकी अन्य धर्मों के अंदर ये सनातनी है ऐसा, जिसमें ये बात सोची जाती है, कही जाती है, और सर्वे संतु निरामय, सभी निरोग भी रहे। लेकिन आज जो मेडिकल माफिया है वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हों, हमारी दवाएं बिकें, उसके लिए वो वायरस, खतरनाक से खतरनाक वायरस जैसी चीजें समाज के अंदर इंजेक्ट करते हैं, उनको समाज को उनसे प्रभावित करवाते हैं। बीमारियां ऐसी होती नहीं है जैसे कोविड का ये फंडा चला, अब वो चीन से चला के कहीं और से चला, लेकिन हाँ ये एक सोची समझी साजिश थी और आज भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो समाज, ये हमें सबसे बड़ी बात ये है, उसमें हमारी मीडिया और मीडिया का सबसे अहम रोल है, क्योंकि मीडिया पूरी की पूरी बिकाऊ है। कोई सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिकाऊ ना हो मीडिया में। अब चाहिए उन्हें, क्योंकि जब इनकी मानसिक स्थिति, क्योंकि मीडिया वालों को हम विद्युत जन मानते हैं, विद्वान मानते हैं, विषयों की अच्छी जानकारी समझ वाले लोग मानते हैं, लेकिन जब ये स्वार्थी हो जाते हैं, ये धूर्तता पर उतर आते हैं, तो ये समाज को गलत संदेश देते हैं, समाज को गलत दिशा में ले जाने का ये पूरा प्रयास करते हैं। साथ में कुछ हमारे नेतृत्व करने वाले नेता, जो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कुछ धर्मगुरु भी इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। वो भी समाज को गर्त में धकेलने से परहेज नहीं करते हैं, अपने थोड़े से भौतिक सुख सुविधाओं के और अर्थ को एकत्रित करने के, स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मात्र। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो वैश्विक व्यवस्था के प्रतिरोध में हमें सबसे बड़ी चीज यही है कि मीडिया के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। जब तक मीडिया के खिलाफ और मीडिया के कर्मियों को ये नहीं सुझाया जाएगा कि समाज हमारे खिलाफ हो सकता है, समाज हमारा प्रतिकार कर सकता है, हमारा निरादर कर सकता है, हमें एक कोने में धकेल सकता है, क्योंकि आज मीडिया का बहुत महिमा मंडन किया हुआ है, हर जगह मीडिया की दखलंदाजी है। जो ना बात सुने उसके खिलाफ कैसे कैसे चरित्रहीनता के और किस किस प्रकार के आरोप लगाना, समाज में उसे दुष्प्रचारित करना, ये उनका ध्येय बन गया है। तो इसके लिए हमें सजग होना, चेतन होना पड़ेगा। सबसे पहले हमें मीडिया की ही खबर लेनी होगी, बाद बाकी अन्य साथी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अन्य साथी अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। हेलो हेलो। जी जी मोहन जी बताइए। सभी विद्वद्जन साथियों का ससम्मान अभिवादन है। आज का जो विषय आदरणीय ने रखा है कि क्या सरकार जो है वो समाज में हिंसा को रोकने में सफल है या नहीं है। तो जहां तक हम ये चीज देख रहे हैं, चाहे विश्व स्तरीय हो या हम अपने
राष्ट्र स्तरीय पर भी देखते हैं तो हिंसा को रोकने में न जो विश्व व्यवस्था है वह सफल दिखता है और न हमारा राष्ट्र में भी जो तंत्र की व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वह भी सफल दिखता है। अब इसको अगर हम देखते हैं तो जो हमारी सरकार या तंत्र की व्यवस्था है, जो न्यूनतम दंडात्मक प्रणाली है, जो पाश्चात्य देशों से न्यूनतम दंडात्मक प्रणाली और अपराधियों को सुधार की जो प्रणाली सुविधा देकर है, ये यहाँ पर आज की व्यवस्था को देखते हुए फिट नहीं बैठता है। जब तक आपराधिक प्रवृत्तियों की जो लोग हैं उनको अधिकतम दंड की व्यवस्था नहीं रहेगी, तब तक जो है हिंसा का प्रभाव और हिंसात्मक व्यक्तियों का मनोबल समाज पर अपनी जीत के लिए, अपनी व्यवस्था बनाने के लिए उनकी बनी रहे। तो हमारे यहाँ जो है हम ये देख रहे हैं कि जो अनैतिक कार्य करते हैं या असामाजिक कार्य करते हैं, जिसको रोकना समाज का काम है, उस पर तो दंडात्मक करना प्रणाली बहुत ज्यादा है, लेकिन आपराधिक कार्य जो हैं उन पर बहुत रिलीफ, और उस रिलीफ के कारण जो है वो कहीं भी, चाहे कार्यपालिका में दंड देने वाले हों या जाकर के उनको न्यायालय में भी जिम्मा लगाते हैं, तो वहां भी जो है वो अपनी ताकत की बदौलत वो अपनी साम दाम दंड भेद का नीति लगाकर अपराधी लोग जो हैं वो बच जाते हैं और फिर से समाज में अपराध करने के लिए बाहर आ जाते हैं और अपराध की स्थिति को बनाए रखते हैं, जो कि हम आज देख रहे हैं। तो अगर हमें समाज में व्यवस्था को मजबूत करके और समाज को न्याय और सुरक्षा देना है, तो अधिकतम दंड सरकार को या तंत्र को अपनाना पड़ेगा और समाज को न्यूनतम दंड का सिद्धांत जिसे है इस पर चलना पड़ेगा। दूसरी बात जो है कि जो व्यवस्था है वो तानाशाही और लोक स्वराज्य में व्यवस्थित रहेगा, और बाकी जो है और जो व्यवस्था है उसमें क्या स्थिति रहेगी। तो हम जो है पहले कोटेशन के हिसाब से भी देखते हैं, तो जहां तक तानाशाह की व्यवस्था है, तो जो भी तानाशाही चाहे राजतंत्र में हो या कुछ जमींदारों का या साम्राज्य तंत्र जो होता है या ये कुछ संगठन का तंत्र होता है, तो ये जो तानाशाही की जो व्यवस्था है, इस तानाशाही की व्यवस्था में तानाशाह के सोचने समझने, उसकी मानसिक स्थिति उसके विवेक पर डिपेंड करता है। अगर तानाशाह का विवेक ठीक रहेगा तभी व्यवस्था ठीक रहेगी,
और अगर तानाशाह विवेकहीन रहेगा तो आज आप देख ही रहे हैं कि जितना भी मुस्लिम कंट्री है वो धार्मिकों का तानाशाही है। जहां भी साम्यवादी व्यवस्था है वहां एक गुट का संगठन का तानाशाही है। और ये तानाशाहों के पास जो है कुछ न कुछ इनके मन में विस्तारवादी की कीड़ा जो है काटते रहता है, विस्तारवादी के तरफ चलते हैं। और वहां पर जो है उस विस्तारवादी व्यवस्था के चलते पूरे जो समाज को है वहां पर चोरी डकैती लूट तो नहीं होता है जो आपराधिक प्रवृत्ति है, लेकिन समाज का शोषण जो है, आर्थिक शोषण है, आपको श्रम शोषण है, इन सब चीजों का जो है टैक्स के माध्यम से शोषण है, ऐसी व्यवस्था आती है। और जहां तक हम लोक स्वराज का देखते हैं तो भाई लोक स्वराज तो अभी कहीं है नहीं। और आदर्श समाज व्यवस्था और लोक स्वराज व्यवस्था अगर आएगा तो ये व्यवस्था तो सबसे बेहतर है। अब तीसरी बात जो है कि तंत्र जो है इसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, चाहे लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, तानाशाही की कोई भी व्यवस्था हो, तो उसमें जो है तो ये दिया हुआ है कि एक तो तंत्र मुक्त व्यवस्था होना चाहिए और एक जो है वो तंत्र रहित व्यवस्था होना चाहिए और एक जो है वो समाज युक्त व्यवस्था, शायद ऐसा ही है। तो पहली चीज तो है कि कोई भी व्यवस्था जो है, भाई समाज एक अमूर्त चीज है और उसकी व्यवस्था को बनाने के लिए एक तंत्र की तो आवश्यकता ही है। तो तंत्र रहित तो व्यवस्था नहीं हो सकता है, लेकिन अगर तंत्र मुक्त व्यवस्था है तो बहुत अच्छा है कि तंत्र का समाज पर नियंत्रण नहीं है। तंत्र जो है वो केवल आवश्यक कार्य जो है सेना, पुलिस, वित्त और सीमा सुरक्षा, न्याय, इसका व्यवस्था कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा व्यवस्था है। लेकिन जो समाज युक्त एक व्यवस्था है ये भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसमें है कि समाज का तंत्र के ऊपर नियंत्रण रहेगा, तंत्र जो है उच्च श्रृंखल नहीं हो पाएगा। तंत्र को समय समय पर यह मार्गदर्शन दिया जाएगा कि आप जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई की और सीमा बढ़ाइए ताकि समाज में व्यवस्थित हो सके। तंत्र को यह दिशा निर्देश मार्गदर्शन दिया जाएगा कि आप समाज पर जब आप अपराध नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो समाज की जो अन्य व्यवस्था है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, फॉरेस्टेशन हो, सिंचाई हो, कई प्रकार की जो व्यवस्था है, उद्योग हो, व्यापार हो, उस पर आप हस्तक्षेप न करके और केवल न्याय और सुरक्षा पर ही अपना ध्यान दें। तो ये तीन व्यवस्था हो गई। अब चौथा चीज है कि सम्मान का है कि जो सामाजिक कार्य करने वाले का समाज में आज की क्या स्थिति है। तो आज जो है समाज में आज भी जो निस्वार्थ भाव से अगर समाज का काम कर रहे हैं तो समाज में उनका मान सम्मान है।
ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को मान सम्मान समाज से मिलने लगता है या धर्म के क्षेत्र में कोई जो है अपना स्थान जो है बनाने लगता है, तो ये तंत्र में जो घुसे हुए व्यक्ति हैं, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो इतने मायावी होते हैं कि चाहे तो उन पर जो है अपना धन का प्रभाव डालकर और अपने राजनीतिक हित में उपयोग करने का प्रयास करेंगे। अगर वो नहीं आता है तो उसको किसी न किसी प्रकार से एक तरफ छांटने का जिसे है माहौल और मुहिम बनाएंगे, मीडिया, पत्रकार, सोशल मीडिया के हिसाब से। दूसरी बात है कि अगर वह जिसको सम्मानित व्यक्ति है अगर उसमें भी नहीं फंसता है तो इन पर वह किसी न किसी प्रकार का किसी चीज का, पद का, प्रतिष्ठा का या कोई ऐसा व्यवस्था बनाकर उनको एहसान में दबाने का प्रयास करेंगे ताकि ये कम से कम चुपचाप रहें, उनका अहित न करें। अब यहाँ पर जो समाज में सम्मानित व्यक्ति है वह देखता है कि आज जो हम देख रहे हैं कि पूरा जो है सो जो हमको पब्लिक या समाज जो सम्मान भी दे रहा है वो भी उनके मायावी चक्रव्यूह में है। तो वहां पर जो है वो बहुत सा समय में अगर धन को अपने तरफ से उसको त्याग देता है तो अगर बात जबरदस्ती कहीं कुछ है तो उनको कुछ उसको स्वीकार करके भी कुछ न कुछ समाज में रहते हुए सुधार का रास्ता बनाने का प्रयास करना पड़ता है। इस प्रकार की आजकल की व्यवस्था है। और वैसे तो आज आप देख ही रहे हैं कि आदमी का, व्यक्ति का नैतिक पतन और सामाजिक रूप में इतनी गिरावट आ गई है कि वो धन जहां मिलता है और पद मिलता है तो तुरंत फिसल जाते हैं और अपनी जो है जो उनकी समान समाज में मान प्रतिष्ठा है उनका वो कोई तो समझ लीजिए कि इसे अप्रत्यक्ष रूप से उनका लाभ उठाते हैं और कोई जो है सो कि भाई मान प्रतिष्ठा बचाते हुए जो धन मिलता है उसको उठा करके फिर समाज हित में भी लगा करके और अपना जो है किसी प्रकार से गरिमा जो है उसको बना के रखते हैं। यही सब बात है। तो और हमारे साथी हैं वो और विषयों पर भी जो है अपना विचार रखेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आदरणीय बंधुओं को नमस्कार। देखिए भाई साहब, आज का जो समाज है यह समय सर्वोत्तम समय है। आज की जो व्यवस्था है 500 सालों की सबसे अच्छी व्यवस्था है। आज वह समय है जिस समय हम लोग जिंदा हैं। इससे अच्छे दिन और कोई हो नहीं सकते। और यह बात पे कि यह व्यवस्था बदली जाएगी, दूसरी व्यवस्था आएगी, तब अच्छे दिन आएंगे, ऐसे लॉलीपॉप समाज को बहुत पहले से मिलता रहा है। जब वर्ण व्यवस्था में दोष आया, वर्ण जो है जन्म से होने लगा, तो उसमें भी बता दिया गया कि ठीक है तुम फला वर्ण से आ रहे हो तो तुम्हारा अगला जन्म जो है जब तुम लोगे तब किसी उच्च वर्ण में जन्म ले लोगे, तुम्हारी जो है ठीक हो जाएगी, अच्छे कर्म करो तो आदमी आगे की उम्मीद में जी लेता है। फिर जब दूसरी काल आए तो उसमें भी ऐसे ही व्यवस्थाएं रहीं कि आप अभी जी लो अच्छे से, व्यवस्था बदलेगी तब आप अच्छे हो जाओगे।
ये बहुत ही गलत बात है। शराफत छोड़िए और समझदार बनिए। आज का समय सबसे उत्तम समय है। आज की जो भी स्थितियां हैं उनसे आप कैसे निपटोगे, आज मानव अपना सर्वोच्च कैसे दे सकता है, यह प्रयास हमें आज करना होगा। किसी भी व्यवस्था को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो है आज काफी स्वतंत्र हैं। हम आज जो है अपनी सामाजिक संगठन को, सामाजिक ढांचे को बना सकते हैं। आज हमें अपना सामाजिक ढांचा बनाना चाहिए। आज हम अपने परिवार को रजिस्टर करा सकते हैं। आज हमें अपने परिवार को रजिस्टर कराना चाहिए। कभी अच्छा समय नहीं आएगा। आज आप जिंदा हो, आज सबसे अच्छा समय है। इससे अच्छा समय कोई और नहीं आएगा। धन्यवाद। जी, अन्य साथी अपनी बात रख सकते हैं। मंगला प्रसाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक मिनट। जी बताइए मंगला प्रसाद जी। नमो नमः, हरिओम। अ, आज समाज का समाज की स्थितियों की चर्चा हो रही है और समाज पर राज्य का, एक मिनट। हाँ, भारत क्या भारतीय राष्ट्र सामाजिक हिंसा रोकने में विफल रही है? व्यवस्था और चरित्र प्रभाव। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो मार्ग: तानाशाही, लोक स्वराज्य। समाज की समस्त तीन प्रकार की स्थितियां क्या वर्तमान समाज में समाज सेवा समाज। अभी पौंजे जी बोल रहे थे जो कि लोग तरह तरह के व्यवस्थाएं बनती हैं, उसको गलत करने वाले लोग गलत कर देते हैं। हमेशा एक अच्छी जो है कि आशा में जो है कि लगे रहते हैं कि अब नई व्यवस्था आ जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा। तो इसमें परस्पर जो है कि विश्वास का अभाव है और समाज में विश्वास का अभाव होना ही समाज की सबसे बड़ी विकृति हो जाती है। वर्तमान में जो सामाजिक कार्य करने वाले हैं, समाज सेवा करने वाले हैं, उनकी स्थिति भी आज लगभग दिन पर दिन गिरती जा रही है। कारण यह है कि समाज सेवा के नाम पर भ्रष्टाचार बहुत हैं और अपेक्षाएं तो बहुत दे देती हैं, लेकिन पूर्ति नाम मात्र की जो है कि समाज सेवा के दृष्टिकोण में हो पाती हैं। और लोग आज के वर्तमान में जो समाज सेवी हैं वो जो है कि समाज के दृष्टिकोण में थोड़ा संदिग्ध समझ में आते हैं, क्योंकि अधिकांश जो है समाज सेवा के नाम पर जो है कि अपनी सत्ता बनाने के प्रयास में लगे हुए दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए, कांग्रेस भी समाज सेवा के नाम पर ही थी, लेकिन कैसे जो है कि वहां पर एक परिवार के लोग उसको कब्जा करके अपना जो है सत्ता को स्थापित करने में ही अपना योजना बना के चले रहे हैं। और बहुत सी चीजें थी, जैसे समाजवादी आंदोलन हुआ, कम्युनिस्ट आंदोलन हुआ। ये जितने भी सामाजिक कार्य के लोग लगे रहते हैं, आज भी जो आध्यात्मिक सेवा के नाम पर और कार्यक्रम के नाम पर और लोग ये लोग करते हैं, उसे पैसा लोग भी बहुत लोग कमा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि समाज सेवा करना जो है कि अब सम्मानीय नहीं रह गया है। और व्यवस्था का जो चरित्र पर प्रभाव पड़ रहा है, जो राज्य व्यवस्था है, जो वर्तमान व्यवस्था है, वह व्यवस्था एक प्रकार से जो है कि व्यवस्था में न्याय और कानून दोनों लगभग जो है कि समाप्त प्राय हैं।
समन्वय होता है खाली व्यवस्था में, संतुलन बना। चलिए, और लोग बताइए, कोई श्रीकांत जी कुछ। आचार्य जी कुछ कहना चाहे, या विपिन जी, श्रीकांत जी? मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा बोलूंगा बात। मनोज जी भी अपनी बात रख सकते हैं, मनोज जी, बबलू केसरवानी जी। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? जी हाँ, बताइए। आ रही। हाँ, हम जो बीच में देखा छूट गया था जो है कि, हाँ हाँ। तो इसमें वर्तमान में सम, है ही है। और व्यवस्था से न्याय और कानून दोनों चीजें जो है कि धीरे 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 खत्म होता जा रही है। समन्वय पर, संतुलन पर खाली सारी व्यवस्थाएं चल रही है। व्यवस्था कहीं भी जो है कि समाज के जो है कि मार्ग प्रकाशन में, उनके जो है कि स्वस्थ मार्गदर्शन में कहीं भी मैं देख नहीं पाता हूँ। और मुनि जी जो कहते हैं लोक स्वराज्य की बात, वो लोक स्वराज्य ही महत्वपूर्ण तो है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में लोक स्वराज्य की परिकल्पना करना अपने आप में जो है कि एक काल्पनिक चीज समझ में आती है। क्या यह लागू हो सकता है? यह बड़ा एक दुरूह मार्ग समझ में आता है। लेकिन एक बड़ा सरल व्यवस्था समझ में आता है। कोई ऐसा व्यक्ति केंद्रीय शासन को अपने हाथ में ले करके सारी व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करें, तो निश्चित ही जो है कि विशेष परिणाम मिल सकता है। क्योंकि स्थिर शासन और अस्थायी शासन अपने सही निर्णय पर पहुंचती है, और क्रमशः जो है कि उसका अपना एक अलग परिस्थितियां और अलग जो है कि भूमिकाओं पर वह चिन्हित करती है, उस पर काम करती है। लेकिन जो यह वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें कुछ ऐसे भी व्यवस्थाएं लागू करने के प्रयास किए गए कि जो समाज के हित में हो, और सुव्यवस्था के हित में हो, वो लागू नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि देखा जाए शुरुआत से ही जो है कि धारा 370 समाप्त करने के लिए, 3 तलाक को समाप्त करने के लिए कितनी बार जो है कि संसद हंगामा हुआ। किसान बिल पास हुआ, लेकिन जिस ढंग से उसको वापस हो गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है कि धोखा हुआ देश के साथ में। ST कानून को न्यायालय ने जो है कि वहां से हटाने के लिए अपना जो है कि मंतव्य दिया, लेकिन उसके लेकर के इतना अधिक हंगामा हुआ कि ST कानून को पुनः लागू करना पड़ा। ऐसी चीजें हैं। समान नागरिक संहिता के बारे में बहुत दिन से चर्चा चल रही है, लेकिन समाज और राजनीतिक पार्टियां एकमत नहीं हो पा रही है कि समान नागरिक संहिता लागू हो सके। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। लंबे समय तक लोकतंत्र उन चीजों में सफलता प्राप्त नहीं हो, व्यवस्था सफल नहीं हो पा रही है। अभी तक त्रिभाषा सूत्रीय व्यवस्था लागू करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन उसके लिए जितना हंगामा मचा हुआ है, स्वतंत्र होते ही भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी की व्यवस्था लागू करने की बात कही गई, लेकिन कहाँ, वह अभी भी दूर की कौड़ी बनी हुई है। तो ये सब चीजें हैं जो कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान व्यवस्था उसको लागू नहीं कर नहीं पा, उसके अंदर इच्छा शक्ति का एक अभाव सा मालूम पड़ रहा है। वह तत्कालिक जो है कि लाभ की दृष्टि में ही अपना व्यवस्था चल रही है। बीच में कुछ ऐसे आंदोलन उत्पन्न हुए अन्ना हजारे के नेतृत्व में, लेकिन जिस ढंग से वह आंदोलन को हैक कर लिया गया,
और फिर उससे जो भ्रष्टाचार की नई जो है कि व्यवस्था पनपी, उससे एकदम लोग बौखला गए हैं। और कहीं ऐसा नहीं दिखता है कि जो है कि समाज सेवा के नाम पर कुछ अच्छा होगा। मैं समझता हूँ केंद्रीय शासन व्यवस्था या तानाशाही अपने भाषा हम लोग कह सकते हैं, वो गलत नहीं है। यदि वह लागू होता है, निश्चित ही बहुत सी जो है कि अव्यवस्थाएं उसके माध्यम से ही दूर हो सकती हैं, जो कि वर्तमान जो है लोकतंत्र, पार्टी तंत्र और समाज के लोग नहीं मिलकर के दूर कर पा रहे हैं। उसको जो है कि तानाशाही व्यवस्था बड़े आसानी से दूर कर सकती है। लेकिन तानाशाही व्यवस्था में हमें ऐसे व्यक्ति को भी जो है कि समझना होगा। अब देखिए, हम चीन की बात कर रहे हैं, वहां पर तानाशाही व्यवस्था है। कुछ उटपटांग जो है कि निर्णय हुए, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाएं पटरी पर लाई गई। और इस समय चाइना जो है कि जो पीपीआर मॉडल पर जो व्यापार का स्थान है, वो अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। और पीपीपी मॉडल पर जो है कि अमेरिका से करीब 30% आगे चला गया है, बहुत आगे। माने वहाँ की अब चीन, अमेरिका को चीन की बराबरी करने के बारे में सोचना होगा। अर्थव्यवस्था के बारे में अमेरिका को अब चीन की बराबरी करने के बारे में सोच नहीं सकता है। तो अमेरिका में इतना अधिक तकनीकी और समस्त विकास होने के बाद भी वो चीन से पिछड़ता गया, क्योंकि वहाँ का लोकतंत्र जो कि एक अपने अपने व्यवस्था में नैरेटिव गढ़ करके लोग चलने वाले और भ्रमित करने वाले, धोखा देने वाले और किसी तरह अस्थायी रूप से लाभ कमाने वाले बहुत लोग पैदा हो जाते हैं। और वह तानाशाही व्यवस्था में ऐसा नहीं हो पाता है। और धीरे 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 एक लंबे समय काल पर दिन प्रतिदिन स्थितियां सुधार हो जाती हैं। लेकिन यह है कि जो वैश्विक व्यवस्थाएं हैं और विभिन्न देशों में आंतरिक हस्तक्षेप करके जो है कि अपना जो है कि एजेंडा तय करती हैं, वे भी जो है कि कहीं न कहीं लोकतंत्र हो या तानाशाही हो, संसार किसी भी व्यवस्था हो, और उसको जो है कि दिग्भ्रमित करने का प्रयास करती हैं। तो दोनों स्तर पर काम होना चाहिए। समाज को जो है सोचना चाहिए कैसे जो है कि निष्पक्ष सशक्त व्यवस्था की तरफ लोग हम आगे बढ़ें और समाज हित में कार्य हो। और वैश्विक व्यवस्थाओं को भी सोचना चाहिए कि हम दुनिया के जो सरकारें हैं, लोकतंत्र हैं, जहाँ पर उनकी अच्छी व्यवस्थाएं बन सकती है, वहाँ पर अपना एजेंडा उनके सापेक्ष चलाएं, लोकतंत्र के सापेक्ष। लेकिन ऐसा न तो वैश्विक स्तर पर हो रहा है, न तो राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, न स्थानीय स्तर पर होता है, न प्रांतीय स्तर पर। सब लोग अपने अपने मतलब को साधने में लगे हुए हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद। और कोई साथी कुछ कहना चाहेंगे? बाबू जी, आप अपनी बात रख दीजिए। वैसे आज के विषय पर बहुत चर्चा हुई है। एक तो इसमें कोटेशन में ये लिखा गया है कि तंत्र आश्रित व्यवस्था, वर्तमान जो भारत का लोकतंत्र है, यह तंत्र आश्रित व्यवस्था हो गई है। भारत का पश्चिम का लोकतंत्र तंत्र आश्रित व्यवस्था नहीं है। लेकिन भारत में हम जिस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं लोकतंत्र के नाम पर, उसमें हर काम, हर आदमी उम्मीद करता है कि तंत्र ही करेगा, तंत्र हमारी सारी व्यवस्था कर देगा। यह अच्छी व्यवस्था नहीं है। तंत्र पर इतनी निर्भरता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने तंत्र आश्रित व्यवस्था की तुलना में
तंत्र मुक्त व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है। तंत्र मुक्त व्यवस्था का मतलब यह है कि ब्रेक तो गाड़ी में रहेगा, ब्रेक रहित गाड़ी नहीं होगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर ब्रेक का उपयोग किया जाएगा। एक तो ये है इसको क्वेश्चन में। एक बात यह है कि भाई मैं मंगला प्रसाद जी से इस बात से सहमत नहीं हूं कि तानाशाही अच्छी चीज है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि तानाशाह सुशासन ही देगा। तानाशाही में सुशासन भी हो सकता है और कुशासन भी हो सकता है, क्योंकि तानाशाही में आपकी इच्छा पर कुछ निर्भर नहीं करता है, वो तानाशाह की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये तानाशाही का मतलब गुलामी। तो गुलामी चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन स्वतंत्रता की तुलना में गुलामी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए तानाशाही का मैं भी समझता हूं कि तानाशाही में ये होता है, ये होता है, वो सब ठीक है। सब होते हुए भी तानाशाही की तुलना में वर्तमान लोकतंत्र कम बुरा है या अच्छा है। तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र जो वर्तमान है अच्छा है। अब हम लोगों ने अनुभव किया है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में लोकतंत्र घोषित हुआ, लेकिन प्रारंभिक सरकार वह इस तरह की शासन व्यवस्था चाहती थी कि उससे तानाशाही आ गई। तो अब तानाशाही के लिए दो बातें जरूरी थी उसको। पहली बात तो ये थी कि जब तक अराजकता नहीं होती है तब तक लोग तानाशाही की मांग नहीं करते हैं। अगर सुशासन होगा तो तानाशाही को कोई बर्दाश्त ही नहीं करेगा। इसलिए प्रारंभिक काल में ही स्वतंत्रता के बाद ऐसा लोकतंत्र भारत में लाया गया जहां से अराजकता शुरू हुई। ये एक महत्वपूर्ण बात थी। और जब अराजकता धीरे 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 बढ़ने लग गई तब सरकार उसको और ज्यादा टाइट करने लग गई समाज को। अराजकता को सुधारने के लिए एक मजबूत सरकार सामने आने लग गई, जो आकर के आपने 75 में 74 में देखा भी। अराजकता को रोकने के नाम पर ही तानाशाही आई। ये शुरुआत वहीं से हो गई। एक दूसरी बात उसमें होती है कि तानाशाही के लिए गरीब और अमीर के बीच में भी बहुत दूरी बढ़नी चाहिए। अगर गरीब लोग मजबूत हो जाएंगे तो वे कभी भी राष्ट्रीयकरण का समर्थन करेंगे ही नहीं। तो
अगर आप साम्यवादी तानाशाही लाना चाहते हैं, एक काम आपको करना होगा अराजकता, और दूसरा काम करना होगा कि गरीबी। अब ये दो काम जब आप सफलतापूर्वक, आप जरा सोचिए किस तरह भारत में श्रम के साथ अन्याय हुआ। एक तरफ श्रम की मांग और श्रम का मूल्य नहीं बढ़ने दिया गया, रोक के रखा गया, और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों को इतनी ज्यादा सुविधा देनी शुरू की गई कि आश्चर्य होगा आपको ये सब शुरू करते हैं। यह सब सोच समझ कर हो रहा था, और ट्रेंडन नहीं हो रहा था। गरीबी दूर करो, गरीबी दूर करो का जो नारा रोज दिया जा रहा था, 50 वर्षों तक दिया गया, वह इसीलिए दिया गया कि जब तक गरीबी नहीं रहेगी, जब तक आर्थिक विषमता नहीं रहेगी, श्रम शोषण नहीं होगा, तब तक आप साम्यवादी तानाशाही को ला नहीं सकते हैं। इसलिए यह सब सोची समझी योजना रही है। वास्तव में भारत ने पश्चिम के लोकतंत्र की भी नकल नहीं की है। उतना ही पश्चिम के लोकतंत्र की नकल की गई जिससे अराजकता बढ़े, बस बाकी छोड़ दिया गया। ये एक गंभीर बात हुई है, इसलिए हम लोग को इस विषय पर बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि तानाशाही तो किसी भी रूप में हमें स्वीकार ही नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर अराजकता भी स्वीकार नहीं है। अगर तानाशाही आती है तो हम अराजकता को मान लेंगे तानाशाही की जगह, लेकिन अगर हम लोक स्वराज्य की दिशा में बढ़ सकते हैं अगर, तो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? समाज में लोक स्वराज्य की भूख तो पैदा हो। भाई, लोक स्वराज्य के लिए आपको करना क्या है? परिवार को, गांव को, इन नीचे वाली इकाइयों को आप अधिकार दे दीजिए, संवैधानिक मान्यता दे दीजिए, आप सुरक्षा और न्याय की गारंटी ले लीजिए, अपने को वहां तक सीमित कर लीजिए, हो गया लोक स्वराज्य आपका। संविधान को आप तंत्र मुक्त कर दीजिए, बस दो ही तो काम आपको करना है। अब इस दो काम में आपको क्यों दिक्कत हो रही है? तो कहीं ना कहीं तो जरूर प्रश्न उठता है नियत का। तीसरी बात यह है कि आखिर धीरे धीरे समाज के आम लोगों में हिंसा के प्रति विश्वास क्यों बढ़ रहा है? यह बात एकदम सही है कि हिंसा के प्रति विश्वास बढ़ रहा है आम लोगों में। वैसे तो सारी दुनिया में बढ़ रहा है, भारत में ही नहीं है, लेकिन भारत में कुछ ज्यादा बढ़ रहा है। होता यह है कि जैसे अगर जब हम दिल्ली में थे तो दिल्ली में हमको जरा सा भी सांप बिच्छू से भय नहीं लगता था, क्योंकि कभी निकलता ही नहीं था।
कभी हम लोग डंडा नहीं रखते थे कि कोई निकल जाएगा तो हमको डंडा रखना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग रामानुजगंज में रहते थे तो हमेशा सावधान रहते थे सांप से, हमेशा। क्यों सावधान रहते थे? क्योंकि वहां सांप निकलते थे बहुत। तो हमेशा आपको हम ये बता रहे कि हमारा जूता भी, माने घुटने तक का जूता होता था प्लास्टिक का, बड़ा टॉर्च और सब। चलिए, तो अभी अभी मैं रायपुर में हूँ। रायपुर में जिस कॉलोनी में रहता हूँ तो कभी हम लोग घर को अंदर से बंद करते ही नहीं है, कोई घर में, उस घर में भी नहीं, यहाँ भी नहीं। क्योंकि हम आश्वस्त है कि चोरी होगी ही नहीं यहाँ। लेकिन यही हम रायपुर शहर में ही अगर बाहर में रहने लग जाए तो हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। यहाँ अगर इस कॉलोनी में या और जो कई कॉलोनी है, अगर चोर घुस जाए तब भी संदेह नहीं होगा कि चोर आया होगा, संदेह ही नहीं होगा, आराम से सोएंगे। और दूसरी जगह अगर कुत्ता भी घुस जाएगा तो हमको शक हो जाएगा कि चोर घुस गया है। ये तो होता है। तो जब आपको असुरक्षा का वातावरण होता है तो आप अपनी सुरक्षा की बहुत चिंता करते हैं। गेट पर पहरेदार रखेंगे क्योंकि डर है आपको। और जब आप निश्चिंत है तो आपको कोई कोई भय नहीं है। तो सरकार का यह काम था कि सरकार सुरक्षा के लिए लोगों के अंदर आत्मविश्वास जागृत करती कि नहीं, तुमको कोई डर नहीं है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? तंबाकू रोक रही है, शराब रोक रही है, गांजा रोक रही है। और आपको चोरी के लिए क्या कहती है सरकार? रात को पुलिस वाले घूमते हैं तो कहते हैं जागते रहो। अरे भाई, जब हम ही जागते रहेंगे तो तुम काहे के लिए हो? सरकार हमको ये कहती है कि आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक पिस्तौल का लाइसेंस ले लो, सुरक्षा करो अपनी। हम अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक और पिस्तौल का लाइसेंस ले लो और हमारी तंबाकू आप रोकिए। विचित्र तर्क है। गांजा पीने वाले को 10 साल 15 साल जितना जेल में बंद करना हो कर दो, लेकिन पिस्तौल रखने वाले के लिए उतना कड़ा लाइसेंस आपको बनाने की जरूरत नहीं है, कड़ा कानून की, इसको बहुत ज्यादा जेल हो जाए। क्या है ये सब? अगर यही लोकतंत्र है वास्तव में तो फिर आम जनता धीरे धीरे तानाशाही की प्रशंसा करने लग जाएगी, भले ही तानाशाही बुरी चीज है, लेकिन अराजकता तो स्वीकार नहीं होगी। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि हम लोग इस बात को महसूस करें कि वर्तमान लोकतंत्र में बदलाव होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो लोगों के अंदर तानाशाही की भूख पैदा हो जाएगी। बहुत लोग आजकल कहने लग गए हैं इससे तो अच्छा अंग्रेजों का शासन था। बहुत लोग ये भी कहने लगे हैं कि एक बार अगर सैनिक शासन आ जाए तो अच्छा है। जरा सोचिए कि इतना 70 साल के लोकतंत्र के बाद अगर कोई सैनिक शासन की भी इच्छा व्यक्त कर रहा है तो ये तो बहुत दुख की बात है भाई। इसलिए अब यह समय आ गया है
कि हम लोग धीरे धीरे अब तंत्र निर्भर व्यवस्था, कि हम हर काम में तंत्र पर ही निर्भर रहेंगे, इसको धीरे 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 बदला जाए। समाज मजबूत हो, राज्य का हस्तक्षेप कमजोर हो समाज में, राज्य हमको सुरक्षा और न्याय की गारंटी दे, और हम समाज की सामाजिक बुराइयों को हम लोग दूर कर लेंगे। जो काम राज्य नहीं पूरा कर पाएगा वो तो समाज तो करेगा ही। दुर्भाग्य है कि बहुत लोग कहते हैं कि जब समाज अगर नहीं करेगा तो क्या विचार राज्य भी ना करे। ये लीजिए साहब, समाज से ऊपर राज्य कैसे हो गया। राज्य अगर कोई काम नहीं करेगा तब आप कह सकते हैं कि राज्य अगर नहीं कर रहा है तो समाज को करना पड़ेगा, लेकिन अगर समाज नहीं करेगा तो राज्य कैसे करेगा उस कार्य को। ये समझने की जरूरत है। चलिए आगे बताइए। किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न अपना रख सकते हैं, या 1-2 मिनट की कोई बात रखनी हो तो रख सकते हैं अपनी। मेरे को कुछ कहना था नहीं। हाँ जी बताइए। हाँ, जैसे समाज जो है राज्य से ऊपर है और शक्ति ज्यादा राज्य के पास है, तो राज्य अपना शक्ति कम क्यों करेगा? बात तो सही है भाई। राज्य कभी अपनी ताकत कम नहीं करना चाहेगा, तैयार भी नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा कोई मार्ग भी नहीं है और राज्य तैयार होगा नहीं, ये बात भी सही है। तो अब इसी में हम लोग को बीच का मार्ग धीरे धीरे निकालना पड़ेगा, जन जागरण के माध्यम से। क्योंकि राज्य को अंत में बनाते तो हम ही लोग हैं। अगर समाज में ऐसी जागृति आ जाएगी तो राज्य पर जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं है हमारे पास। यानी समाज से भी ऐसे लोगों को चुन के भेजना पड़ेगा राज्य में, जो राज्य का शक्ति को कमजोर करे और समाज की शक्ति को बढ़ाए। ठीक तो है। बताइए ब्रजेश जी, आप इसमें कुछ अगर कहेंगे तो। नहीं बाबूजी, ठीक है। राज्य तो कम करेगा नहीं, हम ही लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, हम लोग सशक्त हों धीरे धीरे। कोई भी राज्य ही क्या, कोई भी अपनी शक्ति नहीं छोड़ना चाहता है। और बताइए, अभी 5-7 मिनट और चल सकता है। कोई श्रीकांत जी को कुछ बोलना हो तो बताइए। 2-3 दिन से नहीं बोले हैं कुछ। कोई और साथी कुछ बोलना चाहें या किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न भी रख सकते हैं। कुछ सुनील देव जी एक बार हाथ उठाए थे कुछ। वो हाँ बाबा, दब गया था हाथ को। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ इस समय कि जैसे सुरक्षा और न्याय की बात करी थी आपने, तो इससे तो मैं सहमत हूँ कि राज्य, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि वो दे कैसे सुरक्षा। प्रत्येक व्यक्ति के साथ सिपाही लगाए, या हर घर पर 2 सिपाही खड़े करे, या फिर मतलब जो है कोई ऐसी क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट साइंस तैयार करे कि जैसे ही किसी पे हमला होने वाला या कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था हो
तो एकदम मतलब जो जानकारी पहुंच जाए। तो इसकी रूपरेखा मैं नहीं समझ पाता कैसे करके इसको एक तैयारी। और ये बात भी सही है कि सुरक्षा और न्याय जब राज्य है तो उसकी वो समाज को भयभीत भयमुक्त होना चाहिए, लेकिन करे कैसे? और इसमें यह है कि यह कानून मतलब जो है सख्त बनाए, क्या करें? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। जी क्योंकि समाज में अपराधी लोगों की संख्या लगभग 1% है बस। ठीक तो है। आप 99% को सुरक्षा मत दीजिए, हमको सुरक्षा नहीं चाहिए। आप 1% को भयभीत कर दीजिए। जब हमारे यहाँ नक्सलवाद आया तो नक्सलवादियों ने कुल मिलाकर के 5 लोगों को मारा एक जिले में। अब आप ये सोचिए, एक जिले जी में, और एक जिले में 3-4 वर्षों के अंदर 5 लोगों की हत्या की। सब अपराध बंद हो गया, मनमाना टैक्स देने लग गए नक्सलवादियों को लोग। 5 लोगों जी की केवल हत्या की, लेकिन तुरंत न्याय दिया। ये नहीं है कि, एक बात आप जरा कल्पना करिए, हम लोग अगर किसी अपराधी को बड़ी हिम्मत करके जान पर खेल कर संकट में डालकर उससे दुश्मनी मोल लें और उसको पकड़ उकड़ करके और पुलिस को दे दें, तो उस अपराधी को बचाने में वकील आ जाएगा सामने, नेता सब लग जाएंगे उस अपराधी को बचाने में। जी पुलिस पुलिस भी उससे पैसा लेना शुरू कर देगी। तो एक बात ये सोचिए कि हम अपनी जान पर खेल कर किसी अपराधी को पकड़वा दें और हम खतरा मोल लें, उसके साथ दुश्मनी मोल लें, और आप उसके माने उसके साथ दुकानदारी शुरू कर दें। आपको 10 साल जी नहीं है, 20 साल 30 साल आपको कुछ करना ही नहीं है। इसको इसको सुधारना पड़ेगा। अगर सरकार ये तंबाकू, गांजा, छुआछूत, दहेज प्रथा सब छोड़ दे, सामाजिक समस्याओं का समाज कर लेगा, तो आप उसको साल भर में आराम से दंड दे देंगे। और थोड़ा कड़ा करिए दंड। जेल को आप सुधार गृह क्यों मान रहे हैं? जेल जी का स्थान है। ये है मोटी मोटी बात। जी जी, ठीक है। हाँ बाबूजी, इस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग अनावश्यक कानून, कमजोर कानून के स्थान पर जो है वह कठोर कानून और आवश्यक कानून की मांग करें तो उसका प्रभाव होगा। अगर व्यक्ति को चौराहे पर भी दंडित करने से भय नहीं हो रहा है तो आप जो है अंग भंग करिए, जिस प्रकार से भय उत्पन्न किया जा सकता है वह सारी प्रक्रिया अपनाइए। अभी की व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी यह है कि अगर 10 वर्ष में न्याय मिल रहा है तो अपराधी भयभीत क्यों होगा? और जब अपराधियों में भय नहीं होगा तभी हिंसा बढ़ेगी या फिर आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी। आप 3-4 महीने 6 महीने का एक टाइमलाइन फिक्स करिए कि इतने टाइम में हम सजा दे देंगे। उस पर भी नहीं होगा तो आप फिर जो है उसमें जो हम कहते हैं गुप्त मुकदमा प्रणाली चलानी है वो भी हो जाएगा, एनकाउंटर करना है वो भी हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में कैसे अपराधियों में भय व्याप्त हो गया। जब योगी जी आए तो एक बात कही उन्होंने कि जो भी अपराधी हैं वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या तो अपराध छोड़ दें। लास्ट में वही हुआ कि धीरे धीरे अपराधियों का एनकाउंटर शुरू हो गया, भय व्याप्त हो गया। आप इतना कठोर कर दीजिए कि अपराधी डरे।
अभी की व्यवस्था ऐसी है कि उसमें डर अपराधियों में नहीं है, आम व्यक्ति ज्यादा डरता है पुलिस के सामने, ये समस्या है। अच्छा, अपने बीच में राहुल तिवारी जी हैं जुड़े हुए, अगर कोई बात बोलना चाहें तो 1-2 मिनट बोल सकते हैं अभी। वैसे तो टाइम ज्यादा हो गया है हिसाब से, लेकिन वो नए जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार। मीटिंग में सभी शामिल हुए लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं कुछ एक डेमो दिखाना चाहता हूं, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं 2 से 3 मिनट में डेमो दिखा दूंगा। एक काम करिए ना, जी आपको जी। अगर 1-2 मिनट की बात हो तो अभी कर दीजिए, नहीं तो कल आपको हम लोग ज्यादा समय दे देंगे, 10 मिनट दे देंगे कल तक। 10 मिनट अच्छा 15 मिनट दीजिएगा कल, क्योंकि हम लोग 9:30 बजे समाप्त कर देते हैं आमतौर पर। फिर ऐसा करते हैं कि हम कल मीटिंग में कर लेते हैं डेमो, कल समय भी ज्यादा मिल आप जाएगा, अच्छा रहेगा। जी जी, कल आप आपका अपनी बात रख दीजिएगा। थोड़ा सा समझ भी आ जाएगा, लोगों को समय मिल जाएगा तो। जी ये बहुत बढ़िया सिरोही जी था। के शिष्य हैं बाबा। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। दिल्ली के जो सिरोही जी है उनके शिष्य हैं ये चेला। सिरोही। नितिन सिरोही जी के। हाँ नहीं नहीं वो क्या नाम है, अरे एक बार जुड़े थे, वो कह रहे थे कि मतलब धन लेस मतलब व्यवस्था इस तरह की कि वो मतलब कार वाले को कार दो, इस तरह की, वो मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। नहीं नहीं, मैं ईवीएम हटाओ सेना से हूँ, ईवीएम हटाओ सेना से हूँ। अच्छा, अच्छा अच्छा वो हाँ कोई बात वो नहीं, आप यूएलएम वाले थे, कल वो आप जिनकी जी आप बात कर रहे हो, वो यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट वाले थे वो। ठीक जी है। जी। तो अब ब्रजेश जी आप समाप्त कर सकते हैं। का जी विषय है, कुछ बताएंगे? कल का जो विषय रहेगा वो है समाज और गुलामी। कोटेशन संख्या है 5300 से लेकर 5305 तक। ठीक है, 300 से 305 तक। हाँ, जी ठीक है, तो चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। ज्ञानेंद्र जी, चर्चा मीटिंग बंद कर सकते हैं। जी भाई साहब, सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।